हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर। अब देखिए, इससे पहले कि हम यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़े, देखिए सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की 2 यूनिट्स ऑलरेडी हमारे ऐप पर कंप्लीट अवेलेबल हो चुकी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई 3 यूनिट्स हैं वो भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी 2 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट अवेलेबल हो चुकी है। लेक्चर वीडियोज भी आप लोग को 1 से 2 दिनों के अंदर जो है देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर हम लोग थोड़ा-सा अपने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की बात करें, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे आप लोग पढ़ने क्या वाले हो। यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, जैसे इसका नाम ही है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो इसमें बेसिकली आप लोग पढ़ोगे कि जैसे जो भी बीमारियाँ, ठीक है? तो उनको होने से पहले ही कैसे हमें प्रिवेंट करना है। कैसे हम लोग बेसिकली कह सकते हो सोशल, यानी कि जो हमारे समाज है, ठीक है? तो समाज में भी कैसे हम लोग बीमारियों को होने से रोकते हैं। कौन-कौन से प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। बीमारियों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारी बीमारियाँ भी हमें पढ़नी है, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग को पता हो तो एड्स का प्रोग्राम चलता है, ठीक है? टीबी का प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। अब देखिए, ये सब्जेक्ट ना थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा होने वाला है, बाकी इसमें कुछ खास इतना टफ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा-सा लेंथी ज़्यादा रहने वाला है। थोड़ा-सा आप फार्मेसी प्रैक्टिस की तरह ही इसको समझ सकते हो, लेंथी ज़्यादा है। हालाँकि सब्जेक्ट तो डिफरेंट है। तो अब आज के टॉपिक की बात करें, तो आज हम लोग यहाँ पे इसका चैप्टर 1 कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर वाइज़ ही कवर करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर इसका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर। अब देखिए, अगर इस चैप्टर को भी हम लोग समझे, तो इसमें हम लोग सिंपली क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे हेल्थ और डिजीज़ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हेल्थ और डिजीज़ की कुछ डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ क्या होती है, ठीक है? और उसके बाद पब्लिक हेल्थ का इवैल्यूएशन हम लोग देखेंगे कि जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं कुछ-कुछ, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम वगैरह हो गया, तो उनको कैसे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है वो सही ढंग से चला कि नहीं चला। उसके बाद कैसे हम लोग यहाँ पे डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, होने से रोकते हैं, और अगर हो भी गई है तो कैसे उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजीज़ के सोशल कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं, मतलब कि समाज की वजह से कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, और यहाँ पे अगर कोई बीमार आदमी है, मान लो कोई पेशेंट है, सिक है, तो उसको कौन-कौन सी सामाजिक समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हेल्थ की बात करें, तो देखो, अब हेल्थ नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि हेल्थ का मतलब ये है कि हम लोग फिजिकली फिट हो तो हम हेल्दी हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो, बल्कि हेल्थ का मतलब ये है कि आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो, ठीक है? मेंटली आप बहुत अच्छे हो, और सोशली आप वेलबींग हो, मतलब आप सोशली समाज के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना? सामाजिक तौर पे भी आप लोगों से जुड़े हुए हो। तो अगर ये सारी चीजें हैं, तब जाके आप हेल्दी हो। यानी हेल्दी हेल्थ होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कि यहाँ पे सिर्फ देखो, हेल्थ इज नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, यानी कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, बल्कि हेल्थ का मतलब ये भी है कि आप फिजिकल, मेंटल और सोशल, यानी तीनों तरीके से आप पूरी तरीके से फिट हो, ठीक है? कंप्लीट स्टेट है आपकी, तो तब आप लोग यहाँ पे बेसिकली हेल्दी कंसिडर करे जाओगे। तो देखिए, WHO की जो डेफिनेशन है, तो वो बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे इसी तरीके से दी हुई है, जिसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, इट सिंपली मीन्स हेल्थ डज नॉट ओनली मीन absence ऑफ इलनेस बट ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, ठीक है? तो वही चीज है कि WHO का जो मतलब है, ठीक है, वो ये है कि आप ये नहीं कि आप बीमार नहीं हो तो आप हेल्दी हो, बल्कि आप फिजिकली भी बहुत फिट हो, यानी आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हो, आपको कोई बीमारी तो नहीं होनी चाहिए। देखो, ये तो सबसे बड़ी कंडीशन आई है, मतलब बीमारी तो ना ही हो, लेकिन बीमारी ना होने के साथ साथ आप मेंटली भी फिट हो, यानी आपको ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस है आप लोगों को, ठीक है? और सोशली वेलबींग, यानी कि आप आइसोलेट ना रहो, है ना? ये ना हो कि आप अकेले अपने साथ ही पूरा वक्त बिता रहे हो, आप लोगों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा। तो बेसिकली अगर इस डेफिनेशन को देखें, तो आज के दिन में हेल्दी कौन ही है, ठीक है? कोई भी नहीं है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की बात करें, तो अब देखो, जैसे अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो, तो यहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ दिया हुआ है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का मतलब है कि देखो, अब जैसे हेल्थ के ना बहुत अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे हेल्थ ना कोई एक, मतलब कह सकते हो, हेल्थ के जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें जो है देखने को मिलते हैं। जैसे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कुछ अलग बोलता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कुछ अलग बोलता है। तो अगर हम लोग कुछ बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट को देखें, तो सबसे पहला आ जाता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अब देखो, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट मतलब जो कह सकते हो हमारा मेडिकल डेफिनेशन क्या बोलती है। तो मेडिकल डेफिनेशन तो भाई सिंपली यही बोलती है, भाई जैसे
मेडिकल में क्या होता है, हमारी बीमारियों का इलाज होता है, तो मेडिकल डेफिनेशन यही बोलती है कि अगर आप लोगों को कोई बीमारी नहीं है, तो आप हेल्दी हो, ठीक है? ये सिर्फ़ बॉडी पे फ़ोकस करती है। ये मेंटल और सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करती। मतलब यहाँ पे अगर बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को देखें, तो अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब आप हेल्दी हो। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो देखो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि हेल्थ जो है, एक जो है पर्सन और एनवायरनमेंट के बीच में जो बैलेंस होता है, वो होता है हेल्थ। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, तो यहाँ पे पर्सन जो है बीमारियाँ हो जाती है उसको, या फिर वो हेल्दी नहीं रहता। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? जैसे बैलेंस होने का मतलब है कि आप अपना तो ध्यान रखो, लेकिन अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो। अगर आपका एनवायरनमेंट नहीं सही है, तो आप भी नहीं सही रहोगे। और बहुत सच बात है भाई, अगर हमारे आस-पास का, जैसे आज के दिन में एयर कितनी पॉल्यूटेड है, वाटर कितना पॉल्यूटेड है, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं सही रहेंगी, तो हम लोग यहाँ पे साँस तो इसी एयर में ले रहे हैं, पानी तो हम लोग यही पानी पी रहे हैं जो हमारे आस-पास है। तो अब जब यही पॉल्यूटेड होगा, तो हम लोग यहाँ पे हेल्दी कैसे रह पाएँगे? तो यहाँ पे देखिए, ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हेल्थ है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट और पर्सन के बीच का जो है बैलेंस होता है। उसी तरीके से एक हमारा साइको सोशल कॉन्सेप्ट होता है। तो साइको सोशल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हेल्थ है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कुछ हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। जैसे बहुत सिंपली समझो, जैसे अगर आप लोग को मान लो स्ट्रेस है, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूँ, तो अगर आप लोग को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आप लोग यहाँ पे हेल्दी नहीं रह सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग को टेंशन रहती है, तो आप हेल्दी कैसे रहोगे? वो टेंशन की वजह से कहीं न कहीं आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, ठीक है? और उसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएँगी। तो वो स्ट्रेस की वजह से आप हेल्दी नहीं रहोगे। और अगर हम लोग यहाँ पे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की बात करें, तो जैसे मान लो कोई बहुत गरीब है, ठीक है? या फिर जैसे अगर आप लोग जाओगे, तो गाँव वगैरह में भी आजकल थोड़ा-सा जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनको थोड़ा-सा अलग रखा जाता है, उनको सारी सुविधाएँ नहीं दी जाती। अब हाल तो आज के दिन में ऐसा तो नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पे फिर भी एक बात है कि जो सोशल फैक्टर्स है, मतलब गरीबी देखो, सबसे आज के दिन में कास्ट क्या है? कास्ट सिर्फ़ 2 चीज़ों की है, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर आप गरीब हो, ठीक है? तो फिर आप सबसे लोअर कास्ट में आते हो। आज के दिन में गरीबी ही सबसे निचली कास्ट है, क्योंकि अगर आपके पास गरीबी है, तो आप कोई कुछ भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है? और आप अपनी हेल्थ भी अच्छे से नहीं रख सकते हो, क्योंकि हेल्थ भी क्या होता है भाई, आजकल आप लोग हेल्दी खाना खाओगे तभी तो हेल्दी रहोगे। और सच बात ये है कि जो जंक फूड है, वो सस्ता मिलता है, बट हेल्दी फूड बहुत महँगे हैं। तो वही बात है कि अगर आप गरीब हो, तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप हेल्दी नहीं रह सकते हो। और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक मतलब कि कह सकते हो सार्वभौमिक, यानी कि जो जिसको सभी ने माना हुआ है, या फिर जो सोशली मतलब हर जगह वेल एक्सेप्टेड है। तो ये हमारा बेसिकली यही डब्ल्यूएचओ का कॉन्सेप्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हेल्थ इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग ऑफ अ पर्सन। मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है फिजिकली फाइन हो, बल्कि मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली आपकी आत्मा भी बहुत खुश है, ठीक है? मतलब जब सभी तरीके से आप फिट हो, तब आप हेल्दी हो। इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड बेस्ड ऑन डब्ल्यूएचओ डेफिनिशन, ठीक है? तो ये हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, हमने अपने हेल्थ के कुछ कॉन्सेप्ट को देखा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे हेल्थ के डायमेंशंस की बात करें, तो देखिए, ये जो हमारा डब्ल्यूएचओ की डेफिनिशन है, तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनिशन में हमारे जो है हेल्थ के देखो 3 डायमेंशन आ जाते हैं। एक आ जाती है फिजिकल हेल्थ, एक आ जाती है मेंटल हेल्थ, एक आ जाती है सोशल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है? फिजिकल हेल्थ का मतलब यही है कि आपकी जो बॉडी है, वो अच्छे से काम कर रही है। आपकी बॉडी के और जो ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है, जो भी फंक्शन है बॉडी के अंदर का, वो सभी चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक गुड फिजिकल हेल्थ, अगर आप बॉडी से मान लो अच्छे हो, तो बॉडी अच्छे होने से क्या मतलब है कि आपकी भूख अच्छी है ना? गुड एपेटाइट है। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप जो है आपकी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है ना? आप अपने ऐज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपकी फिटनेस अच्छी है। और उसके बाद प्रॉपर स्लीप, आपको जो आप जो है 8 घंटे की स्लीप ले पा रहे हो, है ना? रात में आप टाइम से सो जा रहे हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। फिजिकली आप जो है फिट हो, है ना? दिखने में आप जो है फिट लगते हो, और ब्राइट, और आपकी आँखें चमकदार हैं, आपकी आँखों में, आपके चेहरे पे एक तेज दिखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो आप फिजिकली हेल्दी हो, ठीक है? मतलब ये सिर्फ़ एक डायमेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से हेल्दी हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप फिजिकली चलो हेल्दी हो। अब मेंटल हेल्थ की बात करें, तो मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? देखो, मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से सोच पा रहे हो, ठीक है? और स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है? अगर वो एग्ज़ाम को स्ट्रेस, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस आप सभी को पता है, आप लोग तो स्टूडेंट हो ही, ठीक? तो जब एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम आते समय आप स्ट्रेस को कितना कामली मैनेज कर पा रहे हो। तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो आप लोग शायद लेते ही नहीं हो, तो इस मामले में तो आप लोग बहुत मेंटली हेल्दी हो। लेकिन बाकी चीज़ों में अगर आप लोग देखो, तो और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू लर्न एंड मेक डिसीजन, है ना? आपके अंदर जो है डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, और चीज़ों को सीखने की जो है एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को सीख पाओ। उसके बाद आपका इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, जो कि
हाँ, इन 5-6 में से कितनी चीज़ें आपको आती है, आप खुद ही देखो थोड़ा, ठीक है? और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सोशल हेल्थ की बात करें, तो सोशल हेल्थ का मतलब है कि आप यहाँ पे जो है सोसाइटी मतलब जो आपके आस-पास का समाज है, ठीक है? आपके समाज में देखो सारी चीज़ें आ जाती हैं। समाज में सबसे पहले तो घर के लोग ही आ जाते हैं, यानी फैमिली आ जाती है और फैमिली के बाद जो है हमारे आस-पास के पड़ोसी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है? रिलेटिव्स हो गए, वो सभी चीज़ें हमारी समाज सोसाइटी में आ जाती हैं। तो सोसाइटी से आप किस तरीके से इंटरैक्ट कर पा रहे हो? तो अगर आपकी सोशल हेल्थ अच्छी है, ठीक है? तो इसका मतलब कि आपके अंदर जो है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। आपके जो रिलेशनशिप है वो सभी से हेल्दी होने चाहिए। उसके बाद सोशल सपोर्ट मतलब अगर मान लो आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको भी लोग दे रहे हैं और अगर किसी को ज़रूरत है तो आप भी उसको सोशल सपोर्ट दे पाओ, है ना? और उसके बाद यहाँ पे एबिलिटी टू एडजस्ट इन सोसाइटी और यहाँ पे देखिए कि आप सोसाइटी के नियमों, कानूनों के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पा रहे हो कि आपको सोसाइटी से बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशल हेल्थ के अंदर आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे हेल्थ के डिटरमिनेंट्स की बात करें, डिटरमिनेंट्स मतलब कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ को डिसाइड करती हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपकी इनकम अच्छी होगी, ठीक है? और सोसाइटी स्टेटस अच्छा होगा। देखो सोसाइटी स्टेटस अच्छा होगा तो सोशल हेल्थ अच्छी होगी और इनकम अच्छी होगी तो आप अच्छा खाना खा पाओगे तो आपकी जो है फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज़ करोगे तो वहाँ पे भी आप लोग की फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी। एम्प्लॉयमेंट भाई देखो सिंपल सी बात है आप लोग के पास जॉब होगी, जब पैसा होगा तभी तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाओगे। एजुकेशन तो जब आप यहाँ पे एजुकेटेड रहोगे, जब आप लोग को अच्छे न्यूट्रिशियस खाने का पता होगा, आप लोग को पता होगा कि आप लोग को क्या खाना है। जैसे अब घर का दाल-चावल खा के सिर्फ़ आप लोग हेल्दी नहीं रह सकते हो, लेकिन इस चीज़ के लिए पता होनी चाहिए कि हमें डेली का कितना प्रोटीन इंटेक लेना है, कितना हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेना चाहिए, हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रोफ़ाइल क्या होनी चाहिए, हमें कौन-कौन से विटामिन्स लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एजुकेशन जब लोगे तभी तो पता चलेगा। तो अब देखो देखा जाए तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एजुकेशन ही ले रहे हो। जैसे अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोग देखो तो यूनिट नंबर 1 में ही हमारे जो है ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। हम लोग यहाँ पे फूड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग देखेंगे कि एक न्यूट्रिशियस फूड में कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखो, अब आप लोग एजुकेशन ले रहे हो, समझो। अगर मान लो आप लोग को नहीं भी पता है, तो आप लोग ये क्या कर रहे हो? आप लोग जो पढ़ रहे हो, ये एजुकेशन ही तो ले रहे हो। तो एजुकेशन का मेन फ़ोकस क्या रहेगा? अब जैसे इस सब्जेक्ट का फ़ोकस यही रहेगा कि आप लोग को सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए। आप लोग इस सब्जेक्ट में समझोगे कि बीमारी क्या होती है, कौन-कौन सी बीमारियाँ और उनसे हमें कैसे बच के रहना है, ठीक है? कौन-कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, बैलेंस डाइट हमें कैसे लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो बेसिकली देखो आप लोग एजुकेशन ले रहे हो तो आप लोग को पता तो चलेगा। अब देखो इस सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप लोग को पता तो सब कुछ चल जाएगा। लेकिन अब उसके बाद उसको फॉलो कितना कर रहे हो वो आपके ऊपर है। उसके बाद हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई बचपन, ठीक है? आप लोग का बचपन में कैसा आप लोग को न्यूट्रिशन मिला है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? जैसे अब आपको पता है हाइट, ठीक है? हाइट इंसान की 20 साल तक ही तो बढ़ती है। अब 20 साल के बाद अगर किसी की जॉब लग भी गई, लेकिन अगर 20 साल से पहले उसके घर का माहौल बहुत खराब था, ठीक है? उसके घर में खाने को उतने जो है अच्छे से खाना नहीं था, तो फिर वहाँ पे क्या होता कि बचपन में ही उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, वो उसको मिले नहीं, तो फिर उसकी जो ग्रोथ बचपन से होनी चाहिए थी, वो बचपन से ही नहीं हो पाएगी। तो देखिए वही चीज़ है कि एक बचपन से ही जो है बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है, हमारा हेल्थ के डिटरमिनेशन में। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज़, तो अब देखो हेल्थ सर्विसेज़ का मतलब है कि आप लोग के आस-पास जो है हॉस्पिटल्स वगैरह कितने हैं? क्या आप लोग को जो है हॉस्पिटल की सुविधा है कि नहीं है? अगर मान लो कोई बीमारी हो भी जाती है, तो क्या आपके शहर में वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो कि बीमारी को ट्रीट करने के लिए चाहिए? क्या आप लोग के शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं? क्या आप लोग के शहर में मेडिकल कॉलेजेस हैं? ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। अब जैसे गाँव वगैरह में क्या होता है, हॉस्पिटल जो है बहुत दूरी पे होते हैं, तो वहाँ पे लोग बीमार हो जाते हैं, तो बहुत देरी पे पहुँचते हैं, ठीक है? जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो ये भी हमारा हेल्थ का एक डिटरमिनेशन हो जाता है। उसके बाद पॉल्यूशन तो सिंपल सी बात है, जैसे हमारे आस-पास का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो हमारे हेल्थ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है। अब जैसे एयर पॉल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा हमारा लंग्स जो है खराब होंगे। उसके बाद डाइट, तो आप डाइट कैसी ले रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। भाई आप लोग क्या खाना खा रहे हो? अब जैसे आजकल क्या है कि लोग बाहर का ही ज़्यादातर खाते रहते हैं, ठीक है? या फिर घर का भी खाते हैं, तो क्या खाते हैं? भाई घर पे भी लोग दाल, चावल, रोटी, सब्जी बस यही तो खा रहे हैं। अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस चीज़ें कोई ऐड ही नहीं कर रहा है। उसके बाद जेनेटिक्स, तो जेनेटिकल प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो वहाँ पे तो फिर किसी का कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है? जैसे अब जैसे मान लो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो जनरली क्या होती है, वो जेनेटिकली होती है। उसके बाद ऐज, तो ऐज भी जैसे अब बढ़ती ऐज के साथ क्या होता है, हेल्थ जो है गिरती चली जाती है ना? जैसे 30-40 तक, 50 तक आप थोड़ा हेल्दी रहते हो, लेकिन जैसे 50 प्लस आप लोग जाते हो तो हेल्थ अपने आप थोड़ा-सा गिरना चालू हो जाती है। तो ये सारे हमारे हेल्थ के जो है कुछ डिटरमिनेंट्स होते हैं। बाकी इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारी हो जाती है पब्लिक हेल्थ। अब देखो पब्लिक हेल्थ से मतलब क्या है? देखो पब्लिक हेल्थ से हमारा मतलब ये है
कि सोसाइटी या फिर जो हमारे आस-पास की जो जनता है या फिर जो पब्लिक है, ठीक है? तो उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और उसकी हेल्थ को मतलब बेसिकली पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए कौन-कौन से चीज़ें या फिर कौन-कौन से प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे कौन-कौन से एफर्ट करे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बेसिकली पब्लिक हेल्थ में पढ़ने वाले हैं। पब्लिक हेल्थ इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी। मतलब यहाँ पे देखिए, पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है कि पूरी सोसाइटी के मतलब सभी लोग मिल के जब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कह सकते हो चीज़ों को लर्न करते हैं। किन चीज़ों को? डिजीज़ को प्रिवेंट करना, ठीक है? लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, डिजीज़ को प्रिवेंट मतलब कि बीमारी को होने से पहले ही रोकना, लाइफ को बढ़ाना और यहाँ पे हेल्थ को प्रमोट करना। जब ये सारी चीज़ें सभी लोग मिल के प्रमोट करते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पब्लिक हेल्थ। बाकी इसका मेन फोकस क्या होता है? पॉपुलेशन यानी कम्युनिटी पे होता है, इंडिविजुअल पे नहीं। मतलब ये सिर्फ एक आदमी पे नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी पे फोकस करता है और इसका मेन एम होता है कि ओवरऑल हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो, पूरे कंट्री का, पूरे पूरे सिटी का या फिर पूरे स्टेट का, है ना? और यहाँ पे देखिए इट वर्क्स थ्रू, और ये कैसे काम करती है? ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी पर, मतलब जब सब लोग मिल के यहाँ पे जो है सपोर्ट में काम करते हैं, है ना? सब लोग मिल के अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, दूसरों को भी हेल्थ के लिए हेल्थी रहने के लिए प्रमोट करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मोटिवेट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट प्रोग्राम तो चलते ही रहते हैं, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है? उसके बाद हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू लोगों को जो है हेल्दी खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग को हेल्थ एजुकेशन हमें प्रमोट करना होगा। जैसे लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या खाना उनके लिए सही है, ठीक है? किन चीज़ों से उन्हें बच के रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल ले रहा है, तो उससे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें जब आप लोग समझाओगे, ठीक है, तभी लोग थोड़ा-सा, अब हालाँकि ये सारी चीज़ें समझाने पे भी लोग नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बेसिकली पब्लिक हेल्थ में आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो इसका मेन मोटिव क्या है? भई, पब्लिक हेल्थ का मेन गोल क्या है? तो इसका मेन गोल है, इसके 3 मेन गोल है। पहला है हेल्थ प्रमोशन, यानी हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज़ को प्रिवेंट करना, बीमारी को होने से रोकना और लाइफ को प्रोलॉन्ग, मतलब कि कह सकते हो एज, मतलब कह सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना। जैसे अगर मान लो कोई सोचता है कि हम 60 साल जिएँगे, तो लाइफ को 70-80 की एवरेज एज में लेके आना कि हाँ, हर एक इंसान कम से कम 70-80 साल तो जिए ही। अब हेल्थ प्रमोशन, तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है हेल्थ प्रमोशन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि पीपल यानी लोगों को एनकरेज करना हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाने के लिए। जब इसमें क्या आ जाता है, अब लोग हेल्दी लाइफ़स्टाइल कब अपनाएँगे? जब उनको हेल्थ एजुकेशन होगी, यानी लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में हेल्थ का मतलब क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है हेल्थ, है ना? लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं पर हेल्थ को इग्नोर करते हैं। उसके बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन, और कैसे आप लोग को एक ऐसा खाना खाना है जिसमें सारा न्यूट्रिशन हो प्रॉपर। एक्सरसाइज आप लोग को करना क्यों ज़रूरी है? हाइजीन, यानी कि अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? भाई अगर मान लो खाना खाने जा रहे हो, तो खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है? अपने आप को साफ-सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है? नहाना क्यों ज़रूरी है? अपने आप को बैक्टीरिया अ, मॉस्किटो साफ-सफाई रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, गंदगी में ही सारी चीज़ें डेवलप होती है। अब जैसे मच्छर क्या होता है, जब रुका हुआ पानी रहता है काफ़ी दिनों से, उसी में तो मच्छर जो है पैदा होते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से मतलब देखो हाइजीन मेंटेन करके रखोगे तो ऑलरेडी जो है बहुत सारी बीमारियों से आप बचे ही रहोगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें एजुकेशन देनी होगी। उसके बाद डिजीज़ प्रिवेंशन, तो देखो बीमारी होने से रोकना, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि बीमारी होने से रोकने के लिए, अब जैसे मान लो कोरोना वायरस चला था, ठीक है? तो उसके लिए क्या कोरोना वैक्सीन्स डेवलप करी गई थी। तो अब जैसे मान लो वैक्सीन अगर किसी ने लगवा ली, तो फिर वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है? ज़्यादातर चांसेज़ है कि उसको फिर कोरोना नहीं होगा, है ना? उसके बाद स्क्रीनिंग का मतलब यही है कि जो जो भी लोग यहाँ पे मान लो, अगर जिनको भी बीमारी लग चुकी है, ठीक है? तो उनको उनको पकड़ के अलग करना, ठीक है? उनको थोड़ा-सा आइसोलेट करना ताकि वो और लोगों को बीमार ना करे। और अर्ली डिटेक्शन, तो अर्ली डिटेक्शन का मतलब यही है कि पहले से ही हमें जल्दी से जल्दी पता करना होगा कि बीमारी हो रही है, ठीक है? देखो बीमारी को जितना अर्ली स्टेज, अब जैसे कैंसर को अगर स्टेज 1 में पता कर लिया जाए, तो फिर उसको ट्रीट करना पॉसिबल है। लेकिन जहाँ वो स्टेज 4 में पहुँचा, फिर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो स्टेज 4 से कहाँ बच पाते हैं? तो वही चीज़ है कि जितना जल्दी आप अर्ली डिटेक्शन करोगे, जितना जल्दी बीमारी को ट्रीट कर लोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाता है डिजीज़ प्रिवेंशन। उसके बाद थर्ड आ जाता है लाइफ प्रोलॉन्गेशन। तो देखो लाइफ प्रोलॉन्गेशन का मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना, यानी कि जैसे कम से कम 70-80 साल एक एवरेज एज लोगों की होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये हेल्प करता है पीपल को लिव लॉन्गर। अब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ पे उम्र बढ़ जाए, भले 70 के बाद लोग जो है चलने को तरसे, ऐसा थोड़ी है। अगर 70-80 साल जी रहे तो 70-80 साल तक हेल्दी रहें, फिट रहें। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि हम लोग यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस, मतलब अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसकी पहले ही जाँच कर लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, जैसे जैसे
अब जैसे डायबिटीज वगैरह है, ठीक है, तो डायबिटीज को हमें क्या होना प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो और बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। अब जैसे ओल्ड एज में ज्यादातर जो है हेल्थ केयर सर्विसेज की बहुत नीड पड़ती रहती है, तो अगर पड़े भी तो एटलीस्ट अवेलेबल हो, है ना, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप लोग को हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाए। तो ये सारे हमारे पब्लिक हेल्थ के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव या फिर गोल होते हैं। बाकी देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग जो है देखते हैं अपने इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखो, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ से क्या मतलब है? देखो, बेसिकली यहाँ पे टॉपिक कहना चाहता है कि जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाते हैं, देखो लिखा तो यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ ही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाते हैं, जैसे मान लो कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया, जैसे मान लो कोरोना वैक्सीन आई थी, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था कि पूरे इंडिया में लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी, उसके लिए प्रोग्राम चलाए गए थे। तो वो जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्राम कितने सक्सेसफुल हुए या फिर नहीं हुए, उसको इवेल्युएट करना। इवेल्युएट मतलब उसको चेक करना कि हमारा जो प्रोग्राम हमने चलाया पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनको डिजीज से बचाने के लिए, वो प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम था वो कितना इफेक्टिव था, कितना एफिशिएंट था और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कितना अच्छा हुआ। इट हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ हेल्थ प्रोग्राम इज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जो हेल्थ प्रोग्राम का गोल था, ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए, तो वो उसका गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और रिसोर्सेज, जैसे मान लो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, तो वहां पे क्या हुआ कि फंडिंग दी गई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया वहां पे, ठीक है, तो क्या वो रिसोर्सेज अच्छे से यूज हुए कि नहीं हुए। और इम्प्रूवमेंट्स, और अगर मान लो कोई चीज अगर कमी रह गई है, तो कौन सी चीज की कमी रह गई, क्या इंप्रूवमेंट और होने चाहिए, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे जो है इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ में चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव वही सारी चीजें आ जाती है कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रहा या फिर फेल हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हेल्थ सर्विस की क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव करने की क्या क्या जरूरत है, ठीक है, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। मतलब बेसिकली यहाँ पे मान लो किसी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग वैक्सीनेट हुए और कितने लोग नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए, और नहीं हुए तो वहां पे और क्या क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज थे, जैसे जो भी रिसोर्सेज दिए गए, जो भी वैक्सीन दी गई, जो भी फंडिंग दी गई, उसका अच्छे से यूज हुआ कि नहीं हुआ। और टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे इवेलुएट करते हैं, तो हम लोग जब चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हमने चलाया, ठीक है, अगर उसमें कोई कमी भी रह गई या फिर वो अच्छे से नहीं हुआ, तो आगे के लिए हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे, तो वो सारी चीजें भी हमें पता चलती हैं। और उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अब अगर मान लो प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, ठीक है, तो क्यों गया, और अगर थोड़ा खराब गया तो क्यों गया, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। अब देखो, इसमें यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो इन सभी को एक एक करके देखते हैं, यही हमारा इवैल्यूएशन का मेन जो है टॉपिक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइन व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड। अब देखो, ये सबसे सिंपल चीज है कि भाई आप लोग सबसे पहले यही तो पता लगाओगे कि आप लोगों को इवैल्यूएट करना क्या है, कौन सा प्रोग्राम आप लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी प्रोग्राम, एक्टिविटी या सर्विस को हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो मान लो हमारा एग्जाम्पल हो गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो हम लोग इसी पे बाकी चीजों को भी समझेंगे। तो अब देखो, अब जब आपने इवैल्यूएट कर लिया कि आप लोग को क्या जो है चेक करना है, तो सेकंड स्टेप आता है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया। अब देखो, जैसे मान लो आप लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चेक करने वाले हो भाई, तो चेक कैसे करोगे, मतलब कोई स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए ना, जिससे आप लोग कंपेयर करके चेक करो कि अच्छा इतने इतने बेंचमार्क को हमने अचीव कर लिया तो हम लोग सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पे मान लिया कि हमने अगर 90% पॉपुलेशन हमने वैक्सीनेट कर दी, तो इसका मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, और अगर 90% नहीं हुई तो अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया? 90% पॉपुलेशन शुड बी वैक्सीनेटेड, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। थर्ड हमारा आ जाता है प्लान द मेथोडोलॉजी। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम यहाँ पे पता कर लिया, फिर हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बना लिया। अब हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे इस इवेल्युएशन को करने वाले हैं। देखो, प्रोग्राम हो चुका है, हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम के मेथोडोलॉजी नहीं बना रहे, बल्कि हम लोग ये मेथोडोलॉजी बना रहे हैं कि जो इवेल्युएशन हम लोग करने वाले हैं, जो चेक करने वाले हैं, वो चेक कैसे करेंगे। तो अब चेक आप लोग कैसे कर सकते हो भाई, आप लोग सर्वे कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हो, ठीक है, कि कितने लोगों का यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन हुआ, या फिर आप लोग इंटरव्यू, मतलब कि आप लोग जो है बेसिकली लोगों के घर घर जाके इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को जो है ये भी है कि भाई देखो, मान लो एक पूरे सिटी का वैक्सीनेशन हुआ, ठीक है, तो क्या पूरी सिटी में आप लोग जाके हर एक से पूछोगे? ये तो करोगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि एक सैंपल साइज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक सैंपल लेंगे। अब ये सारी चीजें बायो स्टेटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी है, बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो पूरी सिटी में मान लो 10,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, ठीक है, तो 10,000 में हम लोग क्या करेंगे कि नहीं, 100 लोगों को पकड़ेंगे और 100 लोगों में चेक करेंगे कि 100 लोगों में कितने लोग वैक्सीनेट हुए कि नहीं हुए, रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे टाइम, प्लेस और सैंपल साइज, ठीक है, कि कब करना है, कितने बजे करना है और कितने लोगों पे चेक करना है। उसके बाद गैदर इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग यहाँ पे जब सारी चीजें चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डाटा को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अब डाटा हमारा रिलायबल और कंप्लीट होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे अपने रिजल्ट को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट मिला, मान लो 100 लोगों से हमने बात करी, ठीक है, और 100 लोगों से बात करने में पता चला कि हमें यहाँ पे
मान लो 80 लोग उसमें से वैक्सीनेट थे और 20 लोग नहीं थे, ठीक है? तो हमने ऑर्गेनाइज़ किया, इंटरप्रेट किया, ठीक है? हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। मान लो 80 लोग हुए और स्टैंडर्ड था कि हमारा एटलीस्ट 90 हो जाए। तो मान लो हमें थोड़ा-सा दिखा कि हाँ, उतना अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है? अब 80 बहुत बुरा भी नहीं है बट उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गैप देखेंगे कि गैप मतलब कि कहाँ कमी क्या रह गई। ट्रेंड, ट्रेंड मतलब कि क्या कोई ऐसा पार्टिकुलर हमें कुछ मतलब कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है कि जैसे मान लो 20 लोग, जो 20 लोग वैक्सीनेट नहीं थे, क्या उनमें कोई कनेक्शन है? जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कुछ पार्टिकुलर रिलीजन के लोग भी जो है वैक्सीनेशन करवाने से मना कर देते हैं। तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है कि अच्छा इस पार्टिकुलर रिलीजन के लोग नहीं वैक्सीनेटेड हैं? कोई ट्रेंड हमें दिख रहा है क्या? जो हमारी कमी है उसमें कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या? या फिर कोई प्रॉब्लम हमें जो है दिख रही है जो कि सभी लोगों में कॉमन है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। अब जैसे मान लो अगर हमें दिख रहा है कि कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं जो है वैक्सीनेटेड हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्टिव मेजर लेंगे, मतलब उनको हम लोग एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। उनको हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ पे सबको समझाया, दोबारा से वैक्सीनेशन किया, तो हम लोग दोबारा से चेक करेंगे। अब दोबारा से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोबारा जो है रैंडम लोगों पे दोबारा से चेक करेंगे। उन्हीं 100 लोगों पे नहीं करेंगे भाई, अब उन 100 लोगों को तो हम लोग कर ही देंगे, ठीक है? तो दोबारा से चेक करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो इम्प्रूवमेंट्स हमने किए हैं, वो इफेक्टिव रहे कि नहीं रहे, ठीक है? और ये हमारा कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट को इंश्योर करता है, ठीक है? तो बार-बार हम लोग चेक करते रहेंगे और बार-बार हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ये हो जाता है हमारा इवैल्यूएशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो हमारे 3 टाइप के इवैल्यूएशन आ जाते हैं। पहला आता है प्रोसेस, दूसरा आता है आउटकम, थर्ड हो जाता है इम्पैक्ट। तो देखो इवैल्यूएशन में सबसे पहला आता है प्रोसेस इवैल्यूएशन। देखो प्रोसेस इवैल्यूएशन का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो प्रोग्राम था, ठीक है? उसकी प्रोसेस मतलब जब वो प्रोग्राम चल रहा था, तो चलते समय क्या-क्या चीज़ें हुई या फिर चीज़ें सही से हुई कि नहीं हुई। जैसे मान लो कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ठीक है? तो क्या वैक्सीन जो है टाइम से डिलीवर करी गई कि नहीं करी गई? क्या हेल्थ वर्कर जो है जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है? वो प्रॉपर्ली ट्रेन थे कि नहीं थे? उनको प्रॉपर्ली वैक्सीन लगाना आता था कि नहीं आता था? पता चले वहाँ पे ऐसे लोग हम लोगों ने जो है इंक्लूड कर लिए थे जिनको कुछ आता-जाता ही नहीं था। या फिर आर पीपल अटेंडिंग द कैंपस, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग कैंपस लगा रहे थे, कैंप लगा रहे थे, ठीक है? तो क्या कैंप में लोग आ रहे थे? जैसे वैक्सीनेशन का कैंप लगता है, अगर आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई हो, तो आप लोगों ने जो है किसी पार्टिकुलर कैंप पे जाके लगवाया होगा, है ना? तो क्या वहाँ पे लोग कैंप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोसेस इवैल्यूएशन में आता है। आउटकम इवैल्यूएशन, देखो आउटकम का मतलब है कि जब आपने मान लो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, ठीक है? तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से आप लोगों को क्या आउटकम देखने को मिला? अब ये आउटकम बेसिकली हम लोग शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट में देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं देखते कि बहुत लॉन्ग। जैसे सिंपली समझो, मान लो वैक्सीन आपने 1 महीने पहले लगाई, ठीक है? तो 1 महीने बाद आप लोग चेक कर रहे हो कि इससे क्या-क्या फ़ायदा हुआ। जैसे आप लोग चेक कर रहे हो कि यहाँ पे लोगों की नॉलेज, एटीट्यूड या बिहेवियर में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मतलब लोग थोड़ा-सा वैक्सीन को एडमायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि उन्होंने सही चीज़ करवाई है। हेल्थ प्रैक्टिसेज़ मतलब कि लोगों की हेल्थ में थोड़ा सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा-सा रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मतलब जो कोरोना के केसेज़ है वो थोड़े कम हुए कि नहीं हुए। तो देखो आउटकम का मतलब शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है? शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट हुए वो हो गया आउटकम। और इम्पैक्ट, तीसरा आ जाता है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। अब देखो इम्पैक्ट भी हमारा बेसिकली यही हम लोग चेक करते हैं कि हमारा क्या बेनिफिट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब है मान लो आपने कोई कोरोना प्रोग्राम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, मान लो कोरोना वैक्सीन का प्रोग्राम चला, ठीक है? तो अब 1 साल बाद हम लोग देखेंगे कि 1 साल बाद क्या यहाँ पे डिजीज के इंसिडेंस बिल्कुल रिड्यूस हुए? क्या यहाँ पे मॉर्टेलिटी मतलब कि डेथ रेट कम हुआ? क्या यहाँ पे ओवरऑल पब्लिक हेल्थ में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला? तो ये हो जाता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ उस प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म में, ठीक है? तो ये हमारा इम्पैक्ट इवैल्यूएशन हो जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो हमारा प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है? रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करता है, आउटकम और इम्पैक्ट को जो है मेजर करता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, और अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे मान लो अगर हमारा जो है इवैल्यूएशन करते समय हमें पता चला कि भाई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कम से कम उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करता है कि जो लोग भी इन्वॉल्व थे वो लोग अकाउंटेबल हैं उसके लिए, वो लोग जिम्मेदार हैं, उन लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों क्यों नहीं हुआ। आप लोगों ने जब प्रोग्राम चलाया तो प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, ठीक है? तो वो सारी चीजें भी बेसिकली हमारी इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में देखिए हमने यहाँ पे हेल्थ का टॉपिक कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डिजीज के बारे में। अब डिजीज का भी हमें बेसिकली देखिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज पहले देखना है, फिर हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, और उसके बाद सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज, फिर सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक। तो ये हमारा टॉपिक होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो डिजीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो डिजीज मतलब बीमारी। अब बीमारी का मतलब क्या है? बीमारी का सिंपल सा मतलब है, अब देखो यहाँ पे बीमारी को भी हेल्थ से बिल्कुल कनेक्ट करके चलो। जैसे हेल्थ होने का मतलब क्या है? हेल्थ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग फिजिकली बीमार ना हो, बल्कि मेंटली भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, सोशली भी आप लोग फिट हो। तो उसी तरीके से बीमारी का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल प्रॉब्लम। मतलब देखो अगर आप लोग को फिजिकल प्रॉब्लम है, फीवर है, पेन है, तो बीमारी वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग मेंटली फिट नहीं हो,
अगर आप लोग डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस हो, वो भी बीमारी है। और अगर सोशल डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे दूसरों लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वर्क नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लोगों समाज में काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी बीमारी है, मतलब उसको भी आप लोग बीमारी बोलोगे। तो यहाँ पे देखिए डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी और माइंड। देखो यहाँ पे वही चीज है कि सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड भी अगर नॉर्मली ढंग से काम ना कर पाए और यहाँ पे हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इफेक्ट हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे बीमारी बोलते हैं। अब देखो डिजीज के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, बीमारी की क्या क्या वजह हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ में तो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इसकी वजह से अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो हमारा जो है हो जाता है। फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, तो अगर हमारे खाने में जो हम लोग खाना ले रहे हैं अगर उसमें जो है हमारे ढंग से न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म में हमें कोई ना कोई बीमारी पक्का देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फैक्टर्स, तो अगर हमें कहीं चोट लग गई, हमें कोई रेडिएशन, कहीं यूवी रेडिएशन में हम लोग आ गए, ठीक है, या फिर ऐसे रेडिएशंस में आ गए तो वहां पे भी हमें बीमारी हो सकती है। हीट कोड, तो जैसे अगर अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो वहां पे भी हम लोग बीमार हो सकते हैं। केमिकल फैक्टर्स, तो अगर किसी केमिकल के कांटेक्ट में हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं तो उस केमिकल की वजह से भी हमें बीमारी हो सकती है, सेल डैमेज हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स, तो यहाँ पे देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर जेनेटिकली ही आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे तो आप लोगों को इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे जेनेटिकल आप लोग यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज ले लो, ठीक है, और भी बहुत सारी हमारी जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। किसी को जेनेटिकल अस्थमा भी हो जाता है। और उसके बाद सोशल फैक्टर्स, तो सोशल फैक्टर्स मतलब कि आप लोग यहाँ पे क्या गरीबी तो नहीं है, पुअर सैनिटेशन, कहीं आप लोग यहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, लाइफ स्टाइल कैसी है ना, कि सही टाइम से उठ रहे हो, सही टाइम से सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, लाइफ स्टाइल। रात के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या ही बोलूँ जाए, क्या बोला जाए अब, बाकी तो है। ओके, तो टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब हमारी डिजीज की बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये है कि देखो कम्युनिकेबल मतलब जो यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। मतलब अगर मान लो एक पर्सन बीमार है तो अगर आप उसके कांटेक्ट में आए, अगर आप उसके ज्यादा पास में रह रहे हो, उसके साथ सो रहे हो मान लो, या फिर उसके बहुत कांटेक्ट में उसका उसका जो स्पुटम है, या फिर उसका जो मान लो जो भी है, ठीक है, मतलब अगर आप उसके बहुत पास में हो, ठीक है, अगर ड्रॉपलेट्स उसके ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ रहे हो तो अगर आप लोग भी बीमार हो जाओ तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि अब आप लोगों को पता है कोविड क्या था, कोविड था हमारा एक वायरल वायरल डिजीज थी, ठीक है। तो वायरल जितने भी वायरल डिजीज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे कम्युनिकेबल होते हैं उसमें, क्योंकि वायरस क्या होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर जाता है ना। ट्यूबर क्लॉसिस, तो ट्यूबर क्लॉसिस में क्या होता है कि हमारा एक टाइप का वायरल डिजीज होता है, इसमें हमारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है ट्यूबर क्लॉसिस में, कौन सा बैक्टीरिया होता है, चलो आप लोग कमेंट करके बताओ, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि देखो यहाँ पे ये ऐसी बीमारी होती है जो कि हो अगर एक पर्सन को है तो ऐसा नहीं है कि भाई उस पर्सन के साथ रहने पे दूसरे पर्सन को भी हो जाएगी, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, ठीक है। तो डायबिटीज मतलब अगर मान लो किसी को है तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको टच करोगे तो आप लोगों को भी डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल हो जाती है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग देखो तो यूनिट नंबर 2 हमारी पूरी की पूरी इसी के ऊपर दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ेंगे। बाकी अभी के लिए आप समझो कि यहाँ पे हमारी नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो ना फैले एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, कम्युनिकेबल मतलब जो फैल जाए, एक्यूट मतलब कि जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है ना, बहुत ही कम टाइम के लिए, जैसे कॉमन कोल्ड, और क्रॉनिक मतलब कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है, मतलब एक बार हो गई तो फिर समझ लो लाइफ लॉन्ग ही चलती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनका कोई इलाज नहीं है, इसको बस मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी डिजीजेस हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे डिजीज प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए डिजीज प्रिवेंशन का क्या मतलब है। देखो डिजीज प्रिवेंशन और डिजीज कंट्रोल दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले समझो डिजीज प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी को होने से पहले ही रोकना। अब देखो ऑल्दो इसका मतलब तो यही है कि बीमारी को होने से पहले ही रोकना, लेकिन डिजीज प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी होने से पहले रोकना, बल्कि बीमारी अगर हो भी गई है तो उसको और ज्यादा बढ़ने से रोकना, है ना। मतलब मान लो अगर आपको कोई बीमारी लग भी गई है तो उस बीमारी को और ज्यादा वर्स होने से रोकना। जैसे मान लो अगर आप लोग को कैंसर हो भी गया है तो स्टेज 1 में ही अगर आप लोग यहाँ पे उसको जो है डायग्नोस करा लेते हो तो आप लोग यहाँ पे चांसेस है कि जल्दी अगर इलाज लोगे तो कैंसर से बच सकते हो, ठीक है। उसको स्टेज 4 तक पहुंचने से रोकना, वो भी डिजीज प्रिवेंशन है। और उसके अलावा जैसे मान लो आप लोग का कोई ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो अब ऑपरेशन होने के बाद अगर मान लो आप लोग जो है दोबारा से नॉर्मल चलने फिरने की प्रैक्टिस ना करो, ठीक है, और उस ऑपरेशन की वजह से अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, ठीक है, तो उस परमानेंट डिसेबिलिटी को होने से रोकना वो भी प्रिवेंशन में आ जाता है। तो ये सारे हमारे बेसिकली लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आ जाते हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए वही चीज है कि डिजीज प्रिवेंशन रिफर्स टू मीजर टेकन टू प्रिवेंट द अकरेंस, प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ड है। अकरेंस मतलब होने से ही रोक दो, बहुत अच्छा है।
प्रोग्रेशन मतलब अगर हो भी गई है तो आगे बढ़ने से रोक दो, और अच्छा है। अब चलो मान लो हो भी गई है, थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ चुकी है, तो एटलीस्ट उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने से रोक दो। तो ये भी हमारे डिजीज प्रिवेंशन में ही आता है। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज स्टॉपिंग डिजीज बिफोर इट स्टार्ट्स और गेट्स वर्स। मतलब पहली बात तो स्टार्ट होने से पहले रोक दो, होने से पहले ही रोक दो, बहुत अच्छा। और अगर हो गई है तो एटलीस्ट उसको वर्स होने से रोक दो, मतलब उसको और ज्यादा खराब होने से रोक दो। अब इसमें देखिए वही चीज है कि हमारे 4 लेवल आ जाते हैं। पहला आ जाता है प्राइमोर्डियल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमोर्डियल देखो ये सबसे बेसिक लेवल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बीमारी छोड़ो, बीमारी के जो है रिस्क फैक्टर्स को ही होने से रोक देते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसी कोई चीज करेंगे ही नहीं कि हमारी बीमारी का नामो निशान भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। यानी कि हम लोग बिल्कुल हेल्दी डाइट लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। देखो देखो बहुत सिंपल बात है, अगर आप लोग यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, ठीक है, और अगर डाइट को हेल्दी रखोगे, तो इतना तो है कि अब अगर आप लोगों को कोई फिजिकल एक्सीडेंट आप लोग का ना हो, तो एटलीस्ट आप लोग को बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता है, सबसे बेसिक लेवल, जो कि सबको करना चाहिए कि भाई आप अपनी डाइट अच्छी लो और एक्सरसाइज अच्छी करो। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। अब देखो यहाँ पे भी बेसिकली हम लोग करते यही है कि जो हमारी डिजीज है, ठीक है, उसको होने से रोकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अब आप ये समझो कि डिजीज हम लोग बेसिकली प्राइमरी प्रिवेंशन उन डिजीज के लिए फॉलो करते हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं ज्यादातर। बेसिकली आप ये समझो, अब कम्युनिकेबल होने का मतलब है कि मान लो कोई बीमारी है जो कि फैल रही है, तो उसको फैलने से, तो उसको अपने आप को उससे बचाना वो हो जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे कि कोरोना फैल रहा था, ठीक है, अब कोरोना से आप हेल्दी डाइट खा के नहीं बच सकते। कोरोना से बचने के लिए हमें क्या होता है, वैक्सीनेशन भी कराना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, तो मलेरिया डेंगू से आप लोग सिर्फ अच्छा खाना खा के नहीं बच सकते हो, बल्कि उसके लिए आप लोग को मच्छर, आप लोग को जो है कॉइल लगानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट्स यूज करने पड़ेंगे, है ना, आप लोग को मच्छर से काटने से ही बचाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ हेल्दी खाना खा रहे हो, आप लोग को वो डेंगू वाला मच्छर आके काट गया फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं होगा, है ना। तो देखो प्राइमोर्डियल मतलब आप बहुत अच्छे से खाना वाना खा रहे हो, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई ऐसी नॉर्मल डिजीज ना हो जाए, बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज। देखो ऐसे सिंपली समझो, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हम लोग यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचाने के लिए करते हैं, और प्राइमरी प्रिवेंशन हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए करते हैं। इतना आप लोग बहुत सिंपली समझ सकते हो इनके बीच में डिफरेंस। बाकी दोनों में ही, ठीक है, प्राइमरी और प्राइमोर्डियल, देखो प्राइमरी और प्राइमोर्डियल दोनों में ही हम लोग बीमारी होने से पहले ही रोक देते हैं। लेकिन प्राइमोर्डियल में हम लोग क्या करते हैं कि डाइट और हेल्थ एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं, जो कि बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी क्या है, ये सारी गंदी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो इन डिजीज को रोकने के लिए हम लोग प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन फॉलो करते हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे डेंगू, मलेरिया, ठीक है, हमारा यहाँ पे चिकनगुनिया, इन सबको होने से रोकने के लिए हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन फॉलो करते हैं। समझ गए, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब देखो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी तो आप लोग को हो गई, लेकिन अब उस बीमारी को एटलीस्ट जो है आगे बढ़ने से रोक दो। जैसे मान लो डायबिटीज अगर हो गई, तो उस डायबिटीज को और ज्यादा वर्स होने से रोक दो। ठीक है, जैसे मान लो प्री डायबिटीज में आप लोग आ चुके हो, ठीक है, तो प्री डायबिटीज में आने का मतलब है कि आप लोग एटलीस्ट अब जो है अच्छा खाना खाओ, अपनी डाइट अच्छी करो, ताकि वो डायबिटीज में ना कन्वर्ट हो। या फिर हाइपरटेंशन अगर आप लोग को हो चुका है, तो अपने बीपी को रेगुलरली चेक करते रहो कि वो और ज्यादा वर्स ना हो। ठीक है, और टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब है कि देखो बीमारी भी हो गई और थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट भी हो गई, लेकिन अब उसकी वजह से एट लास्ट में अपनी जिंदगी बर्बाद होने से हमें रोकना है। ठीक है, जैसे मान लो फिजियो, जैसे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो फ्रैक्चर होने के बाद हमें फिजियोथेरेपी करानी है, ताकि हमें जो है परमानेंट जो है डिसेबिलिटी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि उस फ्रैक्चर की वजह से हम चल ही ना पाए अपनी जिंदगी में। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे मान लो अगर टाइप 1 डायबिटीज हो गई है, ठीक है, टाइप 1 जिसमें इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है, तो इंसुलिन थेरेपी हम लोग प्रॉपर लेते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि इंसुलिन ना लेने से, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में अगर इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लिए गए तो फिर वो बहुत वर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिजीज कंट्रोल। अब देखो डिजीज कंट्रोल का मतलब क्या होता है। देखो डिजीज कंट्रोल को आप थोड़ा सा आप ऐसे समझो कि मान लो कोई बीमारी है, ठीक है, जो कि फैल रही है, तो डिजीज कंट्रोल भी एक टाइप का आप कह सकते हो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी प्रिवेंशन हो जाता है। लेकिन आप ये समझो डिजीज कंट्रोल का मतलब है कि बीमारी जो है फैल रही है, कोई ऐसी बीमारी है जो कि फैल रही है, बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो फैल रही है, तो उसको फैलने से रोकना हो जाता है डिजीज कंट्रोल। मतलब डिजीज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचने से रोकना, ठीक है, और ज्यादा पॉपुलेशन को जो है कह सकते हो इन्फेक्ट करने से रोकना हो जाता है डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल रिफर्स टू द रिडक्शन ऑफ डिजीज अकरेंस, स्प्रेड एंड इम्पैक्ट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल थ्रू ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हमें जो है लोगों का सहयोग चाहिए होता है। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम वगैरह डिजीज कंट्रोल के ही एग्जाम्पल हो जाते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आप लोग वैक्सीन क्यों दे रहे हो, ताकि वो जो कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि लोगों तक फैल रही है वो और लोगों तक ना पहुंचे, है ना, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको वहीं पे रोका जा सके।
तो अब देखो डिजीज कंट्रोल में हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि इंसिडेंस को रिड्यूस करते हैं, मतलब न्यू केसेस को रिड्यूस करते हैं। भाई जैसे कोरोना वैक्सीन में हम लोग क्या कर रहे थे कि और नए केसेस होने से रोक रहे थे। प्रिवेलेंस, ठीक है, एग्जिस्टिंग केस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, अब जैसे मान लो किसी को प्रॉब्लम हो भी गई है तो एटलीस्ट उसको मरने से बचा ले, उसको जो है और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने से रोक ले। उसके बाद लिमिट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज को एक आदमी से दूसरे आदमी से बढ़ने पे रोक दे एटलीस्ट, और ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ को इंप्रूव करना, ये हो जाता है डिजीज कंट्रोल। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला आ जाता है कंट्रोल ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है, डिजीज कंट्रोल आप इतना सिंपली समझो, जनरली जनरली हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में फॉलो करते हैं। कम्युनिकेबल मतलब ऐसी बीमारियां जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी कब फैलेगी? बीमारी तो तभी फैलेगी ना जब यहाँ पे उसका सोर्स जाएगा। जैसे यहाँ पे आप सिंपली समझो कि कंट्रोल द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि मान लो अगर किसी को कोरोना है तो कोरोना का सोर्स क्या है? कोरोना वायरस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उस सोर्स को कंट्रोल करेंगे, उस कोरोना वायरस को कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जिसके लिए हम लोग बेसिकली वैक्सीनेशन करेंगे, इम्यूनिटी को इंप्रूव करेंगे। जैसे कोरोना में क्या था, इम्यूनिटी अगर जिसकी अच्छी है उसको कोरोना वायरस हार्म नहीं कर पा रहा था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे। अब यहाँ पे इन्फेक्टेड, अब जैसे मान लो कोरोना में क्या हो रहा था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर दे रहा था, तो हम लोग आइसोलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको भी हो गया है, जो भी वायरल डिजीज हो गई है, ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले अलग करेंगे ताकि वो दूसरे लोगों को कम से कम इन्फेक्ट ना करे। और उसके बाद नोटिफिकेशन, मतलब कि लोगों तक जो है जागरूकता फैलाएंगे कि हाँ देखो अभी बीमारी फैल रही है, आप लोग थोड़ा बच के रहो। फिर हम लोग यहाँ पे इंटरप्टिंग ट्रांसमिशन, मतलब कि अब हम लोग यहाँ पे फैलने से रोकेंगे। तो फैलने से रोकने का मतलब क्या है? सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करो, सेफ वाटर लो, सैनिटाइज, है ना, सैनिटाइज रखो अपने आप को। बिल्कुल आप लोग कोरोना वायरस से जो है रिलेट करो, सब समझ में आएगा, ठीक है। वेक्टर कंट्रोल, अब जैसे मान लो किसी को डेंगू मलेरिया अगर मान लो फैल रहा है किसी पार्टिकुलर जगह पे, तो डेंगू मलेरिया कैसे फैलता है? भाई डेंगू मलेरिया को यहाँ पे जो है मच्छर फैलाते हैं, ठीक है। तो ये इन मच्छरों को हमें रोकना पड़ेगा, है ना, इन मच्छरों से हमें बचना पड़ेगा। और उसके बाद हाइजीन प्रैक्टिसेस, तो हमें अपने आप को हाइजीनिक रखना है, हैंड वॉश करते रहना है, ठीक है, गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, ये सारी चीजें फॉलो करनी है। और तीसरा हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन। और यहाँ पे देखिए ऐसी जनता या फिर ऐसे लोग जो कि उस एरिया में रहते हैं जहां पे वो फैल रहा है, ठीक है, तो उस एरिया के जो बचे हुए लोग हैं उनको इम्यूनाइज करना, मतलब उनको वैक्सीनेट करना, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कि भाई आप लोग समझो कि बीमारी क्यों जो है, क्यों बीमारी से बचना है, इससे आप लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। और न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट, यानी कि बेसिकली यहाँ पे उनको सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और न्यूट्रिशन की जानकारी देना। तो ये सारी चीजें हमारी बेसिकली आ जाती है डिजीज कंट्रोल में। अब देखो लेवल की बात करें तो लेवल देखिए, जैसे एक हो जाता है इंडिविजुअल लेवल। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल का मतलब है कि एक पर्सनल लेवल पे कैसे कंट्रोल करोगे। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि आप पर्सनल, अगर कोई बीमार है तो उसको ट्रीट कराओ, ठीक है, और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो। कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी लेवल की बात करें तो इसमें हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आ जाते हैं। नेशनल लेवल की बात करें तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी जो कैंपेन्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब स्टेजेस की बात करें तो देखिए डिजीज कंट्रोल के हमारे कुछ 5 स्टेजेस होते हैं, थोड़ा समझना। देखो सबसे पहला स्टेज होता है कंट्रोल। कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो है एक एक्सेप्टेबल लेवल पे जो है डिजीज को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि जो डिजीज है उसको बढ़ने से थोड़ा सा रोकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल के बाद सेकंड स्टेप आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर रीजन में, ठीक है, मान लो बात करें कि यूपी में, मान लो यूपी में कोई बीमारी बहुत फैल रही है, ठीक है, तो उस यूपी में पार्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे उस बीमारी को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, यूपी से खत्म करते हैं। अब देखो हो सकता है कि वो यूपी के अलावा एल्सवेयर, यानी कहीं दूसरे स्टेट में हो सकती है, या फिर मान लो इंडिया में हमने खत्म कर दी पर इंडिया के बाहर कहीं हो सकती है। लेकिन एलिमिनेशन का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर जगह जहां पे वो बहुत ज्यादा हार्म कर रही थी, समझना, जैसे किसी पार्टिकुलर जगह जहां पे वो सबसे ज्यादा टारगेट कर रही थी लोगों को, वहां होने से रोक देना, वहां उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। फिर थर्ड स्टेप होता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब है नामो निशान मिटा देना, उस बीमारी का नामो निशान ही मिटा देना। जैसे सिंपल सी बात है, कोरोना का इरेडिकेशन ही हुआ है। आज के दिन में कोरोना का कोई केस आप लोगों को पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोरोना को हमने क्या किया, इरेडिकेट किया एट लास्ट में। और फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटरिंग। अब देखिए हमने भले ही इरेडिकेट कर दिया लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि कहीं कुछ सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा वापस से तो नहीं दिख रहा है। और सर्वेलेंस, तो सर्वेलेंस मतलब कि वही चीज है कि रेगुलरली हमें चेक करते रहना है, ठीक है, कि हेल्थ डाटा कैसा है और यहाँ पे कोई आउटब्रेक ना हो जाए। आउटब्रेक का मतलब वही है कि अचानक से किसी पार्टिकुलर जगह पे फिर से ना कहीं बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाए। आउटब्रेक का मतलब ये होता है कि किसी पार्टिकुलर जगह पे अचानक से जब बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं तो उसको आउटब्रेक बोलते हैं। तो इसको होने से रोकना, ये हमारा होता है सर्वेलेंस। तो देखिए ये हमारा डिजीज कंट्रोल हो जाता है। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में, तो देखिए सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बीमारी होने के सोशल मतलब सामाजिक कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो देखिए सामाजिक हमारे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, पुअर सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल,
एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहला आता है पॉवर्टी। देखो पॉवर्टी मतलब गरीबी, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग के पास यहाँ पे पैसा नहीं है, गरीबी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना सैनिटाइजेशन कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है, कैसे अपने आप को हाइजीन रखोगे, क्योंकि आप लोग के पास अच्छा रहने के लिए घर भी नहीं होगा, हेल्थ केयर भी आप लोग यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होगा, है ना। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन और मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में या तो बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा, यानी या तो मोटापा है या तो बिल्कुल जो है, बिल्कुल मतलब हड्डियां दिख रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है पॉवर्टी में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब है अगर मान लो आपके पास पैसा वैसा है भी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे पढ़े लिखे ही नहीं हो, ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में ऐड करना क्यों जरूरी है, बीमारी होने से बचना क्यों जरूरी है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे हमें बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लो बहुत खा पैसा भी है, समझदार भी हो, लेकिन जो पीने वाला पानी है, ठीक है, और जो वेस्ट आप लोग के कूड़ा वगैरह है, वो सब अगर आप ढंग से नहीं डिस्पोज कर रहे हो, तो वहां पे आप लोग को डायरिया, कोलरा, ठीक है, कॉलरा, इन सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड हमारा द फोर्थ हमारा था ओवर क्राउडिंग। अब देखो ओवर क्राउडिंग में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने की। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे लोग रहेंगे, उनमें से कोई एक बंदा बीमार हुआ, तो वो एक बंदा क्या करेगा, सबको बीमार कर देगा। मतलब सिंपल सी बात है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो अब देखो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग का लाइफस्टाइल ही नहीं हेल्दी है, पता नहीं कब सो रहे हो कब जग रहे हो, ठीक है, तो वहां पे अब यहाँ पे देखो ये सब भी है। उसके अलावा अगर कहीं आप लोग स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब भी चल रहा है, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है, पुअर डाइट भी है, फिर तो खत्म है मामला, ठीक है। और उसके बाद सिक्स्थ हमारा कल्चरल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ क्या होता है कि जैसे कुछ लोग का यहाँ पे ट्रेडिशनल चलता आता है कि भाई वैक्सीन नहीं लगवाना है, वरना वैक्सीन लगवाने से और बीमारी हो जाएगी, या फिर जो है जैसे कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको लोग बीमारी मानते ही नहीं है ना, तो उसको लोग ट्रीट करना भी नहीं सही समझते हैं। जैसे चिकन पॉक्स आप लोग को पता होगा, तो वहां पे लोग उसे बीमारी नहीं मानते हैं, कई जगह उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल सी बात है, जब आप लोग के पास नौकरी नहीं होगी, बेरोजगार रहोगे, तो कैसे पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से स्ट्रेस भी रहता है, लिविंग कंडीशन भी पुअर हो जाती है, और हेल्थ केयर से भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। भाई पैसा नहीं होगा तो कौन आप लोगों का इलाज करेगा। लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लोग को जो है, अब मान लो आप लोग के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आसपास हॉस्पिटल ही नहीं है, आसपास सुविधा है ही नहीं, आसपास अच्छे खाना है ही नहीं, तो वहां पे भी आप लोगों को क्या होगा, आप लोग जो है अच्छी चीजें पा ही नहीं सकते, तो वहां पे आप लोग का जो है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा और बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज आते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट चैप्टर के बारे में, तो ये आ जाता है सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक। अब देखो सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक का क्या मतलब है, कि जो बीमार इंसान होता है, जैसे कोई इंसान जो बीमार हो गया, तो बीमार होने पे उसको कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं झेलनी पड़ती है। देखो थोड़ा समझना, जैसे अभी हमने देखा सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज। सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज का मतलब है कि बीमारी होने के कौन कौन से सामाजिक रीजन है। लेकिन अब मान लो कोई भी बंदा बीमार हो गया, तो बीमार होने के बाद उसको समाज से कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ती है, या फिर सामाजिक तौर पे उसे कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो हम लोग यहाँ पे इस वाले टॉपिक में देखेंगे। सोशल प्रॉब्लम ऑफ दिस सिक आर डिफिकल्टीज अ पर्सन फेसेज इन सोसाइटी ड्यू टू इलनेस अफेक्टिंग देयर फैमिली लाइफ, वर्क, सोशल स्टेटस एंड मेंटल वेलबींग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे हमारे कुछ यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है लॉस ऑफ इनकम। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा बहुत बीमार हो गया, तो वो काम कैसे करेगा, बीमारी में काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। अब जब काम नहीं कर पाएगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो उसको और बीमारी होगी, और ज्यादा वो बेचारा परेशान हो जाएगा। सेकंड आ जाता है सोशल आइसोलेशन। अब देखो जैसे अब मान लो कोई इन्फेक्टियस पर्सन है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, उसको आइसोलेट कर देते हैं। अब वो करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको करने से क्या होता है, उस बेचारे पेशेंट पे कितना लोनलीनेस आ जाता है, वो बेचारा कितना अकेला फील करेगा, है ना। तो पेशेंट्स विद इन्फेक्टियस डिजीज लाइक टीबी और कोविड-19 बीइंग आइसोलेटेड। और उसके बाद स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो कुछ कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, जिसको लोग फिर बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाने लगते हैं, या फिर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोलने लगते हैं कि ये पुराने जन्मों का फल है तुम्हारे, ठीक है, या फिर ये तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। जैसे किसी को एचआईवी हो गया, तो एचआईवी वाले पेशेंट को भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इसके अलावा भी हमारी जो है कुछ बीमारियां हैं जिसमें जो है लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा बोला जाता है कि ये तुम्हारे बुरे कर्मों का ही फल है, ऐसे लोगों से दूर रहो, ये भी हो जाता है। और उसके बाद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का मतलब है कि भाई देखो अगर जैसे कोई बंदा बीमार है, तो वो बेचारा परेशान भी रहता है, डिप्रेस भी रहता है, उसको डर भी रहता है कहीं बीमारी की वजह से और ज्यादा वो परेशान ना हो जाए। अब जैसे कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट्स क्या होते हैं, कितने होपलेस हो जाते हैं, बचने की उम्मीदें बहुत कम हो जाती हैं।
उसके बाद देखो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे सिंपल सी बात है, अब अगर कोई पेशेंट है, ठीक है? अब अगर मान लो जो है उसको पैरालिसिस हो गया, उसके हाथ-पैर काम ही नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा? वो तो बेचारा डिपेंड हो जाएगा। अच्छा जस्ट इमेजिन, ठीक है? हम लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जनरली बहुत सारी चीज़ों की वजह से। अब देखो ये बात सच भी है कि एक लिमिट तक तो ज़रूरी है, ठीक है? मतलब एक एक लिमिट तक पैसा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं कभी-कभी। बाकी आप थोड़ा सोच के देखो असली परेशानी क्या है? जस्ट इमेजिन कि आप किसी पे डिपेंड हो जाओ। आप चल चल ना सको। जस्ट इमेजिन, ठीक है? कि आप लोग को अपनी पूरी ज़िंदगी किसी पे डिपेंड होके बिताना पड़े। आप सोचो अगर जो बंदा वो फेस कर रहा है, कोई नहीं करता है। हम मतलब ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर ये चीज़ें हो गई ना, पहली बात तो जिसको हो जाती है उसको क्या फ़ील होता है वो तो एक बात की बात है। पर जो लोग कर भी रहे होते हैं, वो कुछ दिनों तक तो बेचार और लाचारा समझ के कर भी देते हैं। लेकिन उसके बाद उनको भी जो बोझ फ़ील होने लगता है ना वो बंदा जो फिर जो भी वो पेशेंट है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं है ना, बिलीव मी आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। अगर आप फिज़िकली फिट हो, अगर आप फिज़िकली फाइन हो, तो आप बहुत खुशनसीब हो। तो ख़ैर हालाँकि ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कभी-कभी हम लोग जब दूसरों को देखते हैं, 2 पल के लिए हमें लगता है बट एट लास्ट में हम लोग ऐसी चीज़ों से घिर चुके हैं कि ये कंपैरिज़न, ये सोशल स्टेटस इन सबसे बच पाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है बट फिर भी कभी-कभी एट लीस्ट अगर सोचते भी नहीं हो तो सोचा करो, ठीक है? और खुश हुआ करो। अगर आप ठीक हो, अगर आपके हाथ-पैर सलामत हैं, अगर आप चल सकते हो, अगर आप देख सकते हो, अगर आप में काम करने की एबिलिटी है, आप बहुत खुशनसीब हो, इस बात को ध्यान रखना। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है? तो एजुकेशनल प्रॉब्लम मतलब सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई हमारा बच्चा है, ठीक है? तो अब अगर वो मान लो स्कूल नहीं जा पा रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है अपनी बीमारी की वजह से, ठीक है? तो वहाँ पे भाई उसको भी क्या होगा? उसको एजुकेशन प्रॉब्लम होगी, यानी सिंपल सी बात है, चाइल्ड विथ क्रॉनिक इलनेस, मिसिंग क्लासेस और उसके बाद हमारा इंक्रीज़्ड मेडिकल एक्सपेंसेस। अब जैसे कोई बहुत लंबी बीमारी है किसी को, तो भाई उसको तो क्या होगा कि हर महीने उतना फिक्स एक्सपेंस देना ही देना है। जैसे मान लो शुगर का पेशेंट है, ठीक है? तो उस कुछ-कुछ शुगर के ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, तो उनके पापा की ₹15,000 की पर मंथ सिर्फ़ शुगर की दवाएँ चलती हैं, ठीक है? डायबिटीज़ की और यहाँ पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो देखो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जो कि बीमार पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने जो है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फूड है, ठीक है? तो फूड में कौन-कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, बैलेंस डाइट में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे उनको होने से रोक सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।